कल्पना कीजिए, 90 का दशक, जब दुनिया स्पेस शटल के महंगे प्रयोगों से जूझ रही थी, भारत के वैज्ञानिक एक क्रांतिकारी विचार पर काम कर रहे थे। एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो रॉकेट की तरह उड़े, सैटेलाइट को कक्षा में छोड़े और फिर हवाई जहाज की तरह वापस लौट आए। यह वही सपना था जिसे आज स्पेसएक्स जैसी कंपनियां सच कर रही हैं। लेकिन इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। आईएसआरओ के एक भूले बिसरे मिशन की कहानी, जो अगर सफल हो जाता तो अंतरिक्ष की दुनिया का नक्शा बदल जाता। इस मिशन का नाम था RLVTD, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। सोचिए, अगर ऐसा रॉकेट बन जाता तो भारत दुनिया के लिए अंतरिक्ष का सबसे सस्ता दरवाजा बन सकता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह सपना फाइलों में दब गया? कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने भारत के इस सपने को अधूरा छोड़ दिया? यह सिर्फ तकनीक की नहीं, उम्मीद, जुनून और निराशा की कहानी है। यह उन वैज्ञानिकों की कहानी है जिन्होंने कम संसाधनों में भी बड़े सपने देखे। आज जब हम फिर से उस सपने को पूरा करने की दहलीज पर हैं, हमें जानना होगा कि हमने क्या खोया और अब क्या पा सकते हैं। चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं आईएसआरओ के उस गुमनाम मिशन की पूरी कहानी। यह कहानी है एक सपने की, जो भारत को अंतरिक्ष का बेताज बादशाह बना सकता था। 90 के दशक में हर सैटेलाइट के लिए नया रॉकेट बनाना पड़ता था, जो एक बार इस्तेमाल होकर नष्ट हो जाता था। अमेरिका का स्पेस शटल महंगा और खतरनाक था। ऐसे में आईएसआरओ के वैज्ञानिकों ने एक सस्ता, सुरक्षित और बार बार इस्तेमाल होने वाला मेड इन इंडिया स्पेस शटल बनाने का सपना देखा। आईएसआरओ का RLV स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से भी आगे था। यह हवाई जहाज की तरह रनवे पर उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। अगर यह योजना सफल होती तो भारत अंतरिक्ष लॉन्च बाजार में सबसे आगे होता और दुनिया को सबसे किफायती स्पेस टैक्सी सर्विस देता। इस प्रोजेक्ट का नाम था अवतार, एक ऐसा यान जो हवा की ऑक्सीजन से उड़ान भरता, जिससे भारी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। 90 के दशक में ऐसी सोच रखना ही बड़ी बात थी। आईएसआरओ सिर्फ नकल नहीं कर रहा था, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा दे रहा था। अगर यह सपना पूरा होता तो भारत आज चीन, यूरोप और अमेरिका से आगे होता। लेकिन संसाधनों और समर्थन की कमी ने इस सपने को अधूरा छोड़ दिया। एक टीस जो आज भी वैज्ञानिकों के दिल में है। RLVTD, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, एक छोटा पंखों वाला प्रोटोटाइप था, जो भविष्य के भारतीय स्पेस शटल की तकनीकों का परीक्षण करने के लिए बनाया गया। इसका डिजाइन अनोखा था। रॉकेट की तरह ऊपर जाता, लेकिन लौटते वक्त ग्लाइडर की तरह रनवे पर उतरता। वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के दौरान हजारों डिग्री तापमान झेलने के लिए इसे खास मटेरियल से बनाया गया था। आईएसआरओ का लक्ष्य था लॉन्च की लागत 80 to 90% तक घटाना। एक ही यान को बार बार इस्तेमाल कर भारत सैटेलाइट लॉन्चिंग का सबसे सस्ता केंद्र बन सकता था। यह सिर्फ पैसे की बचत नहीं थी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर था। स्पेस डेब्री कम होती। हर बार नया रॉकेट नष्ट करने की बजाय रियूजेबल यान अंतरिक्ष में कचरा भी कम करता। 90 के दशक में ही आईएसआरओ टिकाऊ और दूरदर्शी समाधान पर काम कर रहा था। RLVTD भारतीय इंजीनियरिंग की परीक्षा थी, एक छोटा प्रयोग, लेकिन पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य इसी पर टिका था। हर बड़े सपने के पीछे एक महान नेता होता है। यहां थे डॉ. APJ अब्दुल कलाम। डॉन कलाम ने ही रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की जरूरत को सबसे पहले पहचाना और आईएसआरओ के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। वे सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, मोटिवेटर भी थे। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो नामुमकिन को मुमकिन करने का जज्बा रखती थी। टीम में थे युवा इंजीनियर जैसे S. सोमनाथ, जो आज आईएसआरओ के चेयरमैन हैं। इन वैज्ञानिकों के पास न तो भारी बजट था, न अत्याधुनिक सुविधाएं, लेकिन था देशभक्ति का जज्बा। उन्होंने नए डिजाइन, मटेरियल और सॉफ्टवेयर खुद बनाए, सब कुछ मेड इन इंडिया। डॉ. कलाम का विजन था भारत तकनीक में आत्मनिर्भर बने, सिर्फ खरीदार नहीं, निर्माता भी बने। इन्हीं के जुनून ने प्रोजेक्ट को जिंदा रखा। आज हम फिर उसी सपने को पूरा करने की राह पर हैं। हर कहानी में एक विलेन होता है, यहां कई थे। सबसे बड़ी चुनौती थी पैसा। 90 के दशक में भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं थीं सड़क, बिजली, पानी, नॉट स्पेस शटल। आईएसआरओ का बजट सीमित था और RLV के लिए पैसा निकालना मुश्किल। दूसरी बाधा थी नौकरशाही। फाइलें महीनों घूमती रहीं। अधिकारियों को यह प्रोजेक्ट ख्याली पुलाव लगता था। कईयों का मानना था
पहले पीएसएलवी और जीएसएलवी को बेहतर बनाओ, फिर सपने देखो। फिर आया अंतर्राष्ट्रीय दबाव। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कड़े प्रतिबंध लगे। जरूरी तकनीक और पुर्जे मिलना बंद हो गए। आईएसआरओ को सब कुछ खुद बनाना पड़ा, लेकिन संसाधन नहीं थे। प्रोजेक्ट फाइलों में दब गया, टीम बिखर गई। आईएसआरओ ने ध्यान पीएसएलवी और जीएसएलवी पर लगाया और आरएलवी का सपना पीछे छूट गया। यह एक खोया हुआ मौका था, जिसका एहसास तब हुआ जब दुनिया ने वही सपना सच कर दिखाया। जब भारत आरएलवी प्रोजेक्ट में अटका था, तब एलन मस्क और स्पेसएक्स ने वही सपना देखा, अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना। मस्क के पास था निजी पूंजी और कम सरकारी बंधन। उन्होंने रियूजेबल रॉकेट पर काम शुरू किया। स्पेसएक्स ने कई असफलताएं झेली, लेकिन 2015 में फाल्कन 9 ने इतिहास रच दिया। पहला चरण सफलतापूर्वक धरती पर लौटा। यह वही सपना था जो भारत ने 20 साल पहले देखा था। स्पेसएक्स की सफलता के बाद यूरोप, चीन, रूस सबने रियूजेबल रॉकेट प्रोग्राम शुरू किए। भारत के लिए यह गर्व और अफसोस दोनों था। हमने रास्ता दिखाया, लेकिन मंजिल तक कोई और पहुंच गया। यह कहानी सिखाती है, सिर्फ अच्छा विचार काफी नहीं, सही समय और समर्थन भी चाहिए। दुनिया ने हमारी राह अपनाई, लेकिन हम पीछे रह गए। एक खोए हुए मौके की कहानी। जब दुनिया स्पेसएक्स की सफलता का जश्न मना रही थी, आईएसआरओ के वैज्ञानिकों ने आरएलवी प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा किया। कम बजट और सीमित संसाधनों के साथ उन्होंने अधूरी तकनीक को पूरा करने का काम शुरू किया। 23 मई 2016 श्रीहरिकोटा से आरएलवी-टीडी का पहला सफल परीक्षण हुआ। 6 मीटर लंबा 1.75 टन वजनी यान 65 किमी ऊंचाई तक गया, फिर बूस्टर से अलग होकर वापसी की। पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर थीं। क्या भारत का स्पेस शटल सफल होगा? आरएलवी-टीडी ने वायुमंडल में प्रवेश किया, 5 मैक की रफ्तार से यात्रा की और बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं थी, यह आईएसआरओ के वैज्ञानिकों के धैर्य और संकल्प की जीत थी। इस एक उड़ान ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में नई जान फूंक दी। अब उम्मीद की किरण मशाल बन चुकी थी। 2016 के सफल परीक्षण ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में नई क्रांति की नींव रखी। सरकार और नीति निर्माताओं को भरोसा हुआ, रियूजेबल तकनीक अब सपना नहीं, हकीकत है। आईएसआरओ के आरएलवी प्रोग्राम को ज्यादा बजट और समर्थन मिला। अब यह प्राथमिकता बन गया। सबसे बड़ा असर पड़ा भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर पर। स्टार्टअप्स ने अंतरिक्ष में कदम रखा। आईएसआरओ ने अपनी तकनीक और लॉन्च पैड निजी कंपनियों के लिए खोले। अब वह फैसिलिटेटर बन गया। आईएसआरओ गगनयान जैसे बड़े मिशनों पर ध्यान दे रहा है, छोटे लॉन्च निजी क्षेत्र को सौंप रहा है। आरएलवी-टीडी की सफलता ने पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया, नया जोश और उत्साह पैदा किया। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम रोमांचक मोड़ पर है, भविष्य उज्जवल है। कभी कभी सोचिए, अगर 90 के दशक में भारत को सही समर्थन मिलता, तो क्या आज हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे होते? हमने सिर्फ तकनीकी बढ़त नहीं, नेतृत्व और हजारों नौकरियों का मौका भी खोया। प्रोजेक्ट रुकने से कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक विदेश चले गए। यह ब्रेन ड्रेन देश के लिए बड़ा नुकसान था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमने उम्मीद नहीं खोई। आरएलवी-टीडी की कहानी भारत की अदम्य भावना की कहानी है। हम गिर सकते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। आज हम पुष्पक जैसे नए रियूजेबल यान पर काम कर रहे हैं। अब हम ज्यादा मजबूत और अनुभवी हैं। यह कहानी युवा पीढ़ी के लिए सबक है। अपने नायकों को याद रखें, गलतियों से सीखें और बड़े सपने देखें। भारत का सुनहरा भविष्य अंतरिक्ष में लिखा जा रहा है और उसकी कलम आपके हाथों में है।